हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस नव भारती परिवार में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर थर्ड 11th क्लास का। उसका पार्ट हमारा फोर्थ चल रहा है ये। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या ट्रेंड होता है प्रॉपर्टीज का, लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हम लोगों ने यानी कि नव भारती स्टडी सर्किल की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है नव भारती स्टडी सर्किल ऐप। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उसको एक बार इंस्टॉल करें और जाकर देखें कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको और प्रोवाइड की गई हैं। तो ये एक छोटा सा काम आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप लोग मेरे साथ यानी प्रिया मैम के साथ स्टार्ट करो केमिस्ट्री पढ़ना। चैप्टर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों को करना है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला जो पॉइंट हम लोगों को करना है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? देखो, अगर बात की जाए तो सिंपल सा मतलब जो होता है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, एक सिंपल मतलब बता रही हूँ, डेफिनेशन गहराई पर नहीं जा रही हूँ। सिंपल मतलब ये होती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालना, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट लाइक शेल से, यस, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, लूज कर देना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एक लैंग्वेज वो है जो कि आपको मैंने समझाने के लिए बताई है। चलो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप लगाते हो ना, जितनी एनर्जी आप लगाते हो, इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ रहे हो बात को? तो देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, देखो लूज एन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, है ना, आप रिमूव भी बोल सकते हो, ठीक है, आप रिमूव भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो लूज भी बोल सकते हो। तो देखो डेफिनेशन में क्या कहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज एक्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट्स इट। समझ में आ गई? दैट्स इट, इसको छोड़ दो। सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपका एक एटम है, एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट पर आप आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, और उस टाइम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, कितना जोर लगाना पड़ रहा है, उस एनर्जी को आप बोलोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझना है अगर तो आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके बाहर मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। देखो, ये हमारे पास इसके बाहर का शेल है, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रहा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल मान लो ये है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी आप एनर्जी दोगे, जितनी आप एनर्जी दोगे उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स इट। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अगर आप आउटर मोस्ट शेल से, अगर आप आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जैसे कि मान लो आपका लाइक ये एटम था, इस एटम ये गैसियस स्टेट में है, इस एटम में से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आउटर मोस्ट शेल से, और क्या बन गया आपका E प्लस। पता है ना, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी एटम में से, अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऊपर प्लस का साइन आता है, देखो ये रहा, ठीक है। तो किसी भी, अगर मान लो पहले एटम से आपने एक पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट्स इट। अब सपोज करो हमने ऑलरेडी इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया था, अब अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें और क्या बना लें, E2+, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया हमने और क्या बना लिया, E2+। अब इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी उसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से समझ में आ रही है ना बात? अब ऐसे ही करके तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी जाएगी उसको थर्ड आयोनाइजेशन बोल देंगे, और ऐसे ही एन इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी लाइक एनर्जी लगेगी उसको हम बोल देंगे nth आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट्स इट। सिर्फ इतना मतलब समझो। आई होप आपको ये कंसेप्ट तो दिमाग में बैठ गया होगा। चलो आगे चलते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं अक्रॉस द ग्रुप। अक्रॉस द ग्रुप में बात करती हूँ। हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ अक्रॉस द ग्रुप। देखो अक्रॉस द या डाउन द ग्रुप, इसको लिख दो डाउन द ग्रुप। देखो डाउन द ग्रुप बात करते हैं, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बात करूं तो तुम देखोगे कि तुम्हें क्या दिख रहा है डाउन द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो तुम्हें एक चीज दिखने को मिलेगी, तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि जब हम ग्रुप के नीचे जाते हैं ना, ग्रुप में जब हम लोग नीचे जाते हैं, एक सेकेंड, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा साइज बढ़ता है। पता है ना ये बात, साइज बढ़ता है। ये बात हमने एटॉमिक रेडियस में समझ ली थी कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमारा साइज बढ़ता है। यानी कि क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ती है कहां से, न्यूक्लियस से। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, मेरे को पेन नहीं दिख रहा भाई, किधर है पेन, हाँ ये रहा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे बाहर के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना इजी हो जाएगा। ठीक है, लूज करना क्या इलेक्ट्रॉन को, वो इजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाएगा। अब अगर आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो तुम मुझे बताओ क्या एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्या नहीं देनी पड़ेगी। अगर बाहर से आराम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो घटती है। ठीक है, क्यों घटती है, क्योंकि साइज जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो साइज है आपका वो बढ़ जाता है। सिंपल सा मतलब समझो, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। मैं आपको इन शॉर्ट सारा लिखवा देती हूँ, है ना, सारी चीजें यहाँ पर नोट्स बना के लिखा देती हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा सारी चीजें। देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, अगर डाउन द ग्रुप, भाई डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता है, देन क्या होगा, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होगी तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों भाई, हमें ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दैट्स इट। तो यही ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी का, अगर हम लोग देखते हैं तो। दैट्स इट, इतना ही है। आगे चलते हैं, अक्रॉस द पीरियड। अब यहाँ थोड़ा सा लोचा है, यहाँ थोड़ा सा झोल है जो कि तुम्हें समझना है। अक्रॉस द पीरियड, पीरियड के अलोंग जब हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या सीन है, तो क्या सीन है देखो। अक्रॉस द पीरियड जब मैं चलूंगी तो तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो पहले तो पीरियड बना लेते हैं कैसे, लिथियम, सेकंड पीरियड की बात कर रही हूँ पहले, है ना, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ जाके बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दैट्स इट। ये होता है हमारा। ठीक है, अब तुम देखोगे जब हमारा ग्राफ कैसे आ रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर का, कि लिथियम से बेरिलियम तक तो बढ़ रहा है मामला, ठीक है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, बेरिलियम से बोरोन की तरफ घट रहा है, फिर बोरोन से कार्बन बढ़ रहा है, नाइट्रोजन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो तुम देखोगे दो जगहों पर झोल है, एक तो इस जगह पे, एक इस जगह पे। तो एक चीज मैं तुम्हें नॉर्मल टेंडेंसी बता देती हूँ, नॉर्मल टेंडेंसी यहाँ लिखवा देती हूँ, जनरली बता देती हूँ। जनरली जब हम बोलते हैं तो बहुत लोचा होता है। जनरली क्या होता है कि आपकी जो लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना वो इंक्रीज होती है। जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। क्यों होती है, क्योंकि जो इनका साइज होता है ड्यू टू द स्मॉल साइज, ड्यू टू द स्मॉल साइज, क्योंकि जो साइज होता है आपको पता है ना एटॉमिक रेडियस का साइज क्या होता है अक्रॉस द पीरियड, वो साइज जो होता है वो घटता है अक्रॉस द पीरियड। एंड एज वी नो कि तो साइज घटा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि साइज घटेगा तो बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, न्यूक्लियस के इफेक्ट में होगा, और न्यूक्लियस के इफेक्ट में होगा अगर बाहर का इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। समझ रहे हो, तो अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं साइज घटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है अक्रॉस द पीरियड। जनरल ट्रेंड तो ये है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर दो लोचे हैं, दो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, एक तो बेरिलियम और बोरोन पर, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे। तो चलो देखते हैं क्या बात है। देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बेरिलियम और नियोन में। देखो इधर देखो वापस,
बेरिलियम की ज्यादा है, बोरोन की कम है, नियोन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि बेरिलियम की कम होनी चाहिए ना, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। ऐसा क्यों है देखो, मैं यहाँ पर दो केस ले रही हूँ। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहले मैं ले रही हूँ बेरिलियम, एक ले रही हूँ बोरोन। यहाँ मैं केस 2 कर लेती हूँ, यहाँ केस सेकंड कर लेती हूँ। केस सेकंड क्या है, नाइट्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट्स इट। थोड़ा पेन को चेंज करते हैं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। बेरिलियम में बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई बेरिलियम का, बताओ 4। बोरोन का कितना होता है 5। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर भाई बताओ 7। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, चलो तुम लोगों ने सीखा होगा ना, सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11th क्लास में। क्या होगा बेरिलियम का, 1s2 2s2, खत्म कहानी। बोरोन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p1, दैट्स इट। अब चलो पहले बेरिलियम और बोरोन की बात करूंगी। तुम लोगों ने एक कंसेप्ट और पढ़ा है क्या, तुम लोगों ने एक कंसेप्ट और सीखा है ना, देखो कौन सा कंसेप्ट, स्टार लगा के लिखवा रही हूं कि ऑलवेज, ऑलवेज हाफ फील्ड, ठीक है, हमेशा क्या होता है हाफ फील्ड, शायद ये टेढ़ा जा रहा है ना, ये टेढ़ा जा रहा है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। हमेशा क्या होता है जो हाफ फील्ड होता है, हमेशा क्या होता है जो आपका हाफ फील्ड होता है ना, जो आपका हाफ फील्ड होता है और जो आपका कंप्लीटली फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, ठीक है, आपका हाफ फील्ड और आपका कंप्लीटली फील्ड, ये जो होता है कंप्लीटली फील्ड, शॉर्ट में लिखा कंप्लीटली फील्ड, ये दोनों क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, दैट्स इट। समझ में आ रही है, ये दोनों स्टेबल होते हैं। तो जितना ज्यादा स्टेबल होंगे ना, जितना ज्यादा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे ना, उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, लाइक एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी वो बढ़ जाएगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब आप देखो बेरिलियम में और बोरोन में, यहाँ देखो बेरिलियम में कंप्लीटली फील्ड है, फुल फील्ड है, ठीक है, यानी ये स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया आपका स्टेबल हो गया, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या फिर इसमें से, क्योंकि हम तो आउटर मोस्ट शेल में निकालते हैं ना। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रही हूँ। तो बोरोन में से पहला इलेक्ट्रॉन तुम आराम से 2p में से निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये तो आराम से फुल फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये तो उतारू है एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए। लेकिन बेरिलियम दे देगा क्या, बेरिलियम नहीं देगा। बेरिलियम क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है भाई, वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, और वो कह रहा है कि मैं क्यों इलेक्ट्रॉन दूं, क्यों इलेक्ट्रॉन दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और ऐसे में बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, इसलिए हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की हाई होती है एज कंपेयर टू बोरॉन, दैट्स इट, ठीक है, एज कंपेयर टू बोरॉन, दैट्स इट। अब यही कंसेप्ट जो है आपका यहाँ लगेगा, यही कंसेप्ट आपका यहाँ लगेगा। अब देखो नाइट्रोजन का लाइक क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 1s2 2s2 2p4। अब आप देखो नाइट्रोजन क्या है, देखो लास्ट में देखो हाफ फील्ड है, पता है ना ये कंसेप्ट हाफ फील्ड का, हाफ फील्ड है, देखो p ऑर्बिटल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। जबकि ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में तो कोई हाफ फील्ड फुल फील्ड का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि 4 है, ठीक है। अब आपको अगेन पता है जो हाफ फील्ड होता है वो क्या होता है स्टेबल होता है, पता है ना स्टेबल होता है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना रिमूव करना क्या हो गया हार्ड हो गया, और हार्ड हो गया तो क्या हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, इसलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है बजाय ऑक्सीजन के। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया अच्छे तरीके से। अब देखो जो यहाँ लोचा था ना, जो यहाँ पर लोचा था कि बोरोन की ज्यादा थी, बोरोन की लाइक क्या थी ज्यादा थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोरोन की कम थी।
नाइट्रोजन की ज्यादा थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन की कम थी। क्यों? क्योंकि बोरोन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी बजाय बोरोन के। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि हाफ फील्ड था, इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी बजाय ऑक्सीजन के, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा हुई। तो मैंने सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए वन बाय वन। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख ले, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं, बहुत ही आराम से इसको देखेंगे। चलो पहली बात समझो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंपल सा जो मतलब है वो ये है, जिस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या था, रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें हम बोल देंगे ऐड ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना है ऑन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ऐड, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तुम लिख दो ऐड, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट्स इट। ये सिंपल है। चलो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं क्या कहता है। द एंथैल्पी चेंज, मतलब समझो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब, एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में ऐड करवाने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़े, जितनी देनी पड़े या जितनी सिस्टम से निकले, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है। समझाऊंगी क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देखो। तो देखो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी जो बदलती है कब, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, एक न्यूट्रल एटम में, एक न्यूट्रल सा एक एटम है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है और उसको क्या बनाना है, नेगेटिव आयन। ये बात पता है ना कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कोई एटम, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव का साइन आता है, ये बात पता है ना। वो एनायन बन जाता है, वो ऋणायन बन जाता है, पता है ना ये बात। तो ध्यान रखना कि जब भी एंथैल्पी चेंज होगी कब, जब आप किसी भी गैसियस एटम में, न्यूट्रल गैसियस एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो और उसको क्या बना देते हो, नेगेटिव आयन, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करती हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन नॉर्मल एटम है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्लोरीन में से, क्लोरीन में मैं क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया और इसको बना लिया Cl माइनस, दैट्स इट। क्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के Cl माइनस बना दिया, यानी मैंने इसको क्या बना दिया, एनायन बना दिया। यानी कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, दैट्स इट। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, एलिमेंट पे डिपेंड करता है, हर एक एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का जो प्रोसेस होगा ना एटम के अंदर, वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। ये बात ध्यान रखना कि आप जब भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो ना, ऐड करवाते हो किसी भी एटम के अंदर, तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, वो जो एनर्जी है वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, वो डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता क्या है। तो देखो एंडोथर्मिक का मतलब होता है, समझो इधर टर्म्स समझ लो एक बार। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि अगर हम सिस्टम में एनर्जी देते हैं, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी, दैट्स इट, इतना समझ लो। अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अगर सिस्टम से रिलीज हो रही है एनर्जी, अगर किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। समझ रहे हो। अब एक कॉन्सेप्ट यही सीख लो जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। जब भी अगर कोई एटम ऐसा होगा ना जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएगा, ध्यान रखना मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, मेरी वर्ड्स को ध्यान रखना। जब भी कोई एटम ऐसा होगा जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाना चाहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने की इच्छा होगी, वो हमेशा ध्यान रखना एनर्जी रिलीज करेगा। वो हमेशा क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, क्लोरीन की बात कर लेती हूँ। क्लोरीन, ये जितने भी हेलोजन फैमिली होती है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा रखते हैं, तो जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ये खुशी खुशी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज कर देते हैं, यानी केस हो जाता है आपका एक्सोथर्मिक। ऐसे फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होती है उसकी, F माइनस बना लेता है और ऐसे में ये एनर्जी रिलीज करता है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक एटम्स, लाइक मैं बोलूं नोबल गैस की बात करती हूँ।
नोबल गैस की बात करूं लाइक नियॉन, ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जितने भी नोबल गैस है वो स्टेबल होते हैं, वो ना तो अपने अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, ना ही वो निकालना चाहते हैं। और फिर भी अगर जबरदस्ती आप उसके आउटर मोस्ट शेल में, लाइक नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हो, तो आपको जबरदस्त एनर्जी देनी होगी सिस्टम को, समझ रहे हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है, मीन्स टू से क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही है, मीन्स टू से वो एंडोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा हीट इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर एंडोथर्मिक है तो। अगर एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना, बात आ गई समझ में। 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर मत कहना मैडम समझ में नहीं आया, देख लो। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी आप सिस्टम को दे रहे हो। एक्सोथर्मिक है अगर किसी भी सिस्टम की, लाइक कोई सिस्टम अगर एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो क्या करोगे, एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसका मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो आप इस यहाँ से एक बात कह सकते हो क्या, यहाँ से आप एक बात कह सकते हो क्या, कि जितने भी हेलोजेंस फैमिली है, मैं बोल लू क्लोरीन फ्लोरीन, ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, हाईली, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईली नेगेटिव होती है, बोल सकते हैं क्या हम, समझ सकते हो। अगर मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि कोई भी एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, हाईली नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहा है, दैट्स इट। अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि वो हार्डली, बहुत मुश्किल से, हार्डली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहा है। इस 2 कंसेप्ट को आप ध्यान रखना, एक मैं बोलूंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, एक मैं बोलूंगी एक मैं बोलूंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब इजीली ऐड करवा रहा है वो, पॉजिटिव का मतलब हार्डली ऐड करवा रहा है वो, समझ रहे आ रही है, मैंने बोला था ना तुम्हें, जो राजी राजी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा ले वो रिलीज करता है एनर्जी, दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट आई होप समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट देखो, फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, ये तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ पॉइंट, ये तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ। तो देखो, जैसा आयनाइजेशन एंथैल्पी में था कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो, सपोज करो कोई न्यूट्रल एटम है, मैं जैसे यहाँ पर बात करती हूँ, फ्लोरीन की बात कर लेती हूँ, फ्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा के क्या बना लिया, F- बना लिया। तो जैसे आपने अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट्स इट, जैसे कि ये रहा, ठीक है, मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। अगर मैं ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड करवा दिया था, अगर दूसरी बार मैं ऐड करवा रही हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और अगर तीसरी बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रही हूँ तो हमारे पास आ जाएगी थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कि हम पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे किसी भी न्यूट्रल एटम से, तो निकालने पर जितनी एनर्जी दे रहे थे तो हमारे पास आ गई थी, तो हमारे पास क्या आ गई थी, हमारे पास आ गई थी, हमारे पास क्या आ गई थी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी आ गई थी, ठीक है। अगर जब हम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तो क्या आ गई थी, हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई थी, तीसरी बार निकाल रहे थे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई थी, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी, और थर्ड एटम ऐड करवाओगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारे पास आ जाएगी, तीसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारे पास आ जाएगी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारी कंसेप्ट में क्लियर कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं, ये तो मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा चुकी हूँ। अब देख लो वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, क्या होता है तुम्हारा वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, और साथ ही साथ आपका लाइक बात करते हैं अक्रॉस द ग्रुप। तो वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड देखो, सीधा सा मतलब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान रखना, जब हम पीरियड्स के टाइम लाइक बात करें, पीरियड्स में हम लोग अगर ये करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सपोज करो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारे पास है। अगर हम पीरियड में अक्रॉस द ग्रुप लाइक अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं,
तो हम क्या देखते हैं, साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बात तो छोड़ो। आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो ज्यादा नेगेटिव हो रही है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि वो इजीली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं मतलब ज्यादा एनर्जी निकाल रहे हैं, हाईली एनर्जी रिलीज, समझ रहे हो। और हाईली एनर्जी रिलीज मतलब हाईली वैल्यू ऑफ नेगेटिव, दैट्स इट। इतना मतलब है कि आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो वहां पर हाईली नेगेटिव, मोर नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे खुशी खुशी जब इलेक्ट्रॉन को वो इजीली ऐड करवाते हैं, ठीक है। इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे, खुशी खुशी एनर्जी को निकालेंगे, तो हाईली नेगेटिव एंथैल्पी होती है अक्रॉस द पीरियड। चलते हैं डाउन द ग्रुप, बात करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप की बात करूं तो देखो, हमेशा ध्यान रखना डाउन द ग्रुप में क्या सीन है। डाउन द ग्रुप में जैसे जाओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, हेलिना की रब से फरियाद, एफ आर को नहीं लेंगे, फ्रांशियम को नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सिर्फ यहाँ पर सीजियम तक बात करती हूँ मैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मैं काउंट नहीं करूंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन अ ग्रुप, क्यों भाई, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि नीचे जब जाते हैं तो साइज बढ़ता है भाई, और जब साइज बढ़ता है ना, तो आपको तो पता है ग्रुप के नीचे जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप के तो इलेक्ट्रॉन ऐड मुश्किल से होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऐड क्या होगा, बहुत मुश्किल से होगा, तो वो ज्यादा एनर्जी खुशी खुशी नहीं निकालेंगे, वो कम एनर्जी निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो सही एनर्जी, बट कम एनर्जी निकालेंगे, और कम एनर्जी निकालेंगे तो इनका जो डेल्टा ई एच नेगेटिव तो होगा, पर कैसा होगा, कम होगा, लेस होगा। तो ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो लेस नेगेटिव वो होते हैं डाउन द ग्रुप, क्योंकि वो खुशी खुशी इतने खुश नहीं होते इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी वो नहीं निकालते। सिंपल सा मतलब समझना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन अ ग्रुप, नेगेटिव तो होगी, एनर्जी निकालेंगे बट ज्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि वो ज्यादा खुश नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा डाउन टू ग्रुप। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है जो कि मैं आपको लिखवा रही हूँ, स्पेशल केसेस लिखवा रही हूँ। देखो, ग्रुप सेकंड की बात करेंगे स्पेशल केस में, और ग्रुप बात करते हैं आपके सेकंड वाला का, और एक बात कर लेती हूँ मैं, ग्रुप नंबर हो गया आपका 15th ग्रुप है, एक आपका 18th ग्रुप है, ये 3 ग्रुप की मैं बात करूंगी। सेकंड ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर आ गया आपका बेरिलियम, 15th ग्रुप की बात करूं तो यहाँ आ गया नाइट्रोजन, 18th ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर आ गया आपका नियॉन। अलग अलग ले रही हूँ मैं, कोई भी ले सकती हूँ आइटम। 15th ग्रुप में तो आता है नाइट्रोजन, 15th ग्रुप में ही आता है, ठीक है। तो देखो, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी जो है ना, मतलब ये मान लो कि नियॉन की तो पॉजिटिव ही होती है, नियॉन की, नाइट्रोजन की, बेरिलियम की, इनकी तो लगभग ये मान लो पॉजिटिव ही होती है। ये इलेक्ट्रॉन को ना तो ऐड करवाना चाहते हैं ना लूज करवाना चाहते हैं, क्यों भाई, समझो। 1s2 2s2, 4 है इसके एटॉमिक नंबर, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3, ये देखो, ये तो आपका हो गया फुल फिल्ड, ये आपका हो गया हाफ फिल्ड, जो कंसेप्ट मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बताया था। नियॉन का आपको पता है 1s2 2s2 2p6, ये भी फुल फिल्ड, और एज एन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है स्टेबल होते हैं। ये सारे के सारे स्टेबल है, ये सारे के सारे स्टेबल है, समझ रहे हो बात को। अगर ये सारे के सारे स्टेबल होंगे तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, है ना, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे। ये कहते हैं भाई हमें बिल्कुल परेशान मत करो, हम जैसे हैं खुश हैं, हम हाफ फिल्ड हैं तो खुश हैं, हम फुल फिल्ड हैं तो खुश हैं। समझ रहे हो बात को। तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या बताना है कि अब मुझे तुम एक चीज बताओ, क्या इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताओ। देखो, अगर बात करें तो अगर नोबल गैस की बात करूं ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी भाई, कैसी होगी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नियॉन की बात करें तो वो पॉजिटिव होगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, अगर होगी, इन तीनों की होगी, तो बहुत ही कम नेगेटिव होगी, वरना क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वरना क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस बात का तुम लोगों को ध्यान रखना है, बात आ गई समझ में, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है ना, ध्यान रखोगे इस चीज का। चलो आगे चले, कोई डाउट होगा तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट बताओगे। समरी कर लेते हैं, चलो समरी कर लेते हैं जरा इस चीज की, ठीक है, समरी कर लेते हैं।
अभी सारी चीजें समझ में आई है ना? सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो, एक बात मैंने तुम्हें बताया था कि बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना। डेल्टा एच ई नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, कोई फुल फील्ड है, ये स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं चाहते, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवाना चाहते। तो इन सब की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए ये स्पेशल केस है। ये ग्रुप 2 का, ये ग्रुप 15 का, ये ग्रुप 18 का। दैट्स इट, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, तो चलो सेशन कंप्लीट कर देते हैं आज का यहीं पर ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा मन में। क्या क्या चीजें कवर करी है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कवर कर लिया, कुछ चीजें और है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप का लिंक देख लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना, देख लेना तुम्हारे काम क्या क्या चीजें आती हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दे देना। तो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, बाय बाय।